हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडोगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का। 10th क्लास पे जो 1.3 का जो हम लोग समाधान कर रहे थे, ये उसका दूसरा पार्ट है। और पिछले पार्ट में हमने सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया था। आज हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये 1.3 का दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने 1 नंबर बना दिया था और उसके बाद हमने 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर हो चुका है तो आज हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये 2 से 3 से जो भी है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीधे सीधे सवाल पे आते हैं। किसी त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज की बात है, त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है। ध्यान से समझने की जरूरत है। त्रिभुज का जो भी आधार है, उसकी आधार की जो लंबाई है, लंबाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, मतलब कि जो लंबाई है ऊंचाई की 2 गुनी है। ठीक है, अगर मेरा पिछला वाला बेसिक पॉइंट अगर आपको समझ में आया होगा, मेरा पिछला वाला वीडियो जो हमने 1 नंबर में बताया था, ठीक है, उसमें अगर आपने उदाहरण को या फिर उसके बेसिक को सही ढंग से समझा होगा तो ये लाइन आपको समझ में आ सकती है। ठीक है, जो भी लंबाई है, ठीक है, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, यानी कि जो भी त्रिभुज है ना, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है। यानी कि उसकी ऊंचाई चाहे जो भी हो, लंबाई ऊंचाई की 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुनी की अपेक्षा, यानी कि 2 गुनी की अपेक्षा 18 अधिक है। ठीक है, यानी कि उसकी 2 गुनी तो होगी लेकिन लंबाई उससे 18 अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है। लंबाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी की अपेक्षा 18 अधिक है। उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, ऊंचाई की 2 गुनी के बराबर हो गया। ठीक है, फिर वो 18 अधिक होगा, यानी कि उन लंबाई का जो 2 गुना होगा। ठीक है, और जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई का जो 2 गुना होगा, लंबाई जितना भी है उस ऊंचाई का अगर हम 2 गुना करते हैं लंबाई को, तो वो 18 अधिक होगा, यानी कि उसको माइनस करने से वो 18 निकलेगा। ठीक है, तो ये पहला बेसिक पॉइंट है जिसके कारण हमें इसे बनाना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर होने से उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मेन बेसिक पॉइंट। ठीक है, तो जो भी लंबाई और ऊंचाई होगी हमें उससे मान के चलना होगा। ठीक है, तो सवाल देखें। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है, माना त्रिभुज की ऊंचाई। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ पे हमने आधार तो लिखा नहीं है। ठीक है, आधार छोटा हो गया। ठीक है, चलो पूरा ही लिख देते हैं, आधार की लंबाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आधार की लंबाई, ये आप खुद से सुधार लीजिएगा। ठीक है, आधार की लंबाई, तो जो भी है आधार की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की 2 गुनी की अपेक्षा। ठीक है, किसकी 2 गुनी है? ऊंचाई की, यानी कि हमें ऊंचाई को मानना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने माना त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x मीटर है। तो आधार की जो लंबाई है वो बोला है ऊंचाई की 2 गुनी की अपेक्षा 18 अधिक है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई जो भी है, ऊंचाई x है, उसका 2 गुनी की अपेक्षा, यानी कि अपेक्षा यानी कि इससे, उसकी कहने का मतलब उसकी 2 गुनी की अपेक्षा 18 अधिक है, यानी कि इसकी 2 गुना से वो 18 अधिक है। अधिक होने से मैंने बताया था जोड़ा जाता है, यानी कि 2x + 18। ठीक है, 18, तो इतना मीटर आधार की लंबाई होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ सवाल में कहा है, ठीक है, वैसा हमने उसकी ऊंचाई और लंबाई निकाल लिया है। ऊंचाई हमने पहले माना, ठीक है, फिर आधार की लंबाई जो भी है ऊंचाई की 2 गुनी की अपेक्षा 18 अधिक है। केवल 2 गुनी नहीं कहा है, 2 गुनी की अपेक्षा 18 अधिक है, यानी कि जो भी ऊंचाई है उसका 2 गुना है, उससे 18 अधिक है। ठीक है, तो ये ऊंचाई हो गया और ये लंबाई हो गया। और यहाँ पे निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर। त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है, तो इसके लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। देखिए मैंने लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर आपने 9 में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा तो आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2, ये आधार है, और गुना ऊंचाई, इतना ही करना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है आधार और ऊंचाई, उन्हें आपस में गुना करना है, 1/2 करना है। तो जैसा फॉर्मूला है वैसा उतारना है, 1/2। आधार है हमारा ये 2x + 18, ये हमारा आधार है।
18 और ये आधार हो गया। उसके बाद ऊंचाई है हमारा x, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। लेकिन किताब में भी क्षेत्रफल दिया गया है, तो वो क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे, यानी कि हम प्रश्न अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न अनुसार लिखा 1/2 ये रहा, इसको हम पूरा लिखेंगे 2x + 18 और ये गुना x, ठीक है। ये क्षेत्रफल है किसके बराबर है, किताब में जो दिया गया है वो 360, ठीक है। किताब में 360 दिया गया है, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब इसमें से हमें केवल x का मान निकालना है, सिर्फ x का मान, ठीक है। तो यहाँ केवल 2 है और 2 क्योंकि नीचे है डिवाइड में, ठीक है। इस 2 के साथ कोई भी प्लस माइनस में नहीं है, इसीलिए हम 2 को डायरेक्ट बराबर के उधर ले जा सकते हैं और नीचे होने के कारण वो उधर ऊपर चला जाएगा, हमें पता है, ठीक है। बचेगा हमारा ये वाला, तो इन्हें आपस में गुना कर देंगे। 2x और ये x गुना करेंगे तो 2x और x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस 18 और x गुना करेंगे तो 18 और x हो जाएगा, ठीक है। बचा ये जो 2 है ये 360 से गुना हो जाएगा, तो 360 इंटू डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, ठीक है। 2 शून्य 0, 2 छक 12, ऐसे गुना करना जरूरी है क्या, ठीक है। गुना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 360 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो ये देखिए स्क्वायर में आ चुका है, द्विघात समीकरण का ये शुरू हो चुका है। तो उसी तरह से 18x भी है और 360 इंटू 2 इसको इधर लाना है, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे इसको गुना कर सकता था, क्यों नहीं किया, अभी बताते हैं। 18x है, 360 और इंटू 2 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 360 इंटू 2 बराबर, उधर कुछ बचा, उधर कुछ नहीं बचा, उधर बचा 0, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे 2 से गुना क्यों नहीं किया, ताकि हम ये 2 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 9 18 होता है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो तीनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लिया, बचेगा x² प्लस यहाँ पे 18 है ना, तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 9 18 हो जाएगा, x बचा माइनस, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो केवल 360 बचेगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ की हमारे पास बचेगा x² प्लस 9x माइनस 360 बराबर, देखिए 2 तो बराबर को उधर 0 चला जाएगा नीचे, तो वो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे समाधान करना है, यहाँ पे 360 है, ठीक है। तो हमें ऐसा संख्या चाहिए जिन्हें, और यहाँ पे 1 है ना, तो 360 और 1 तो गुना करके 360 हुआ, मैंने बताया था। इन्हें अगर करना है तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 360 हो, ठीक है। लेकिन उन्हें देखिए माइनस है, माइनस होने के कारण घटाकर 9 आना चाहिए, घटाकर 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 360 का हम उत्पादक निकालेंगे, तो 360 का हम उत्पादक निकाल के देखें, ठीक है। यहाँ से 2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 0 2 9 18, 0 2 45 90, फिर 5 9 45, 3 3 9, ठीक है, इतना ही है। तो इन्हीं में से हमें 2 जोड़ी बनाना पड़ेगा जिन्हें घटाकर 9 के बराबर आए, ठीक है। ऐसा कौन कौन हो सकता है, देखें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 5 3 15, 24 और 15 हो सकता है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 8 3 24, ठीक है, इनका जोड़ी हुआ तो ये 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दिए नहीं, ये 5 और 3 5 3 15, तो 24 से 15 घटाएंगे तो 9 बचेगा ना, हाँ 24 से 15 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यानी कि हमें जो 2 संख्या चाहिए था वो होगा 24 और 15, ठीक है। यानी कि इसका जो हम डिवाइड करेंगे 2 खंड, इसमें 24 और 15 आना चाहिए, ठीक है। तो x² है माइनस प्लस है, ये 24 माइनस 15, इनको माइनस करेंगे तभी 9 आएगा, ठीक है। तो 9 का खंड हो गया x माइनस 360 जैसा है वैसे ही रहेगा, बराबर ये 2 को 0 को 2 से डिवाइड किया 0 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट खोलना है, x² प्लस 24x, x² प्लस 24x, ये देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, फिर 15x माइनस 360 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या लेना है, x और x, इसमें से कॉमन निकलेगा, बचेगा यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 24 ही होगा,
क्योंकि x तो कॉमन चला गया, फिर माइनस, इन दोनों में कॉमन केवल 15 ही होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था 24 और 15 गुना करके 360 हुआ। ठीक है, तो अगर हम 15 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बचता है, यहाँ माइनस है इसलिए ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वो साइन चेंज होता है। 15 कॉमन लेने के कारण यहाँ पर केवल 24 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो दो खंड किया था 24 और 15 उन्हीं को गुना करके तो 360 हुआ था। ठीक है, तो 15 24 360 हो गया, फिर बराबर 0। फिर इसको हमें दो खंड करना पड़ेगा, x + 24 और बच्चा हमारा x - 15 बराबर 0। ठीक है, इनमें से एक तो लिखना पड़ता है जो हमने लिखा बच्चा x - 15 और कुछ नहीं। फिर इसको हमें दो खंड करना है बराबर 0 और यहाँ पे x - 15 बराबर 0। ठीक है, ओके, इतना लिखने के बाद यहाँ पे जो भी है x बराबर 24 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा -24। ठीक है, यहाँ से भी -15 उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या होगा, हाँ +15। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे केवल ऊंचाई ज्ञात करने को कहा है और हमने ऊंचाई माना था, x हमने ऊंचाई माना था, तो ऊंचाई माइनस में तो होगा नहीं, वो पॉजिटिव में होगा, इसीलिए ऊंचाई जो है वो होगा 15। इसीलिए ऊंचाई बराबर हमें लिखना पड़ेगा 15 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक धनात्मक पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो संख्या बताएं। ठीक है, तो एक धनात्मक पूर्ण संख्या है उसका 5 गुना, मतलब कोई भी पूर्ण संख्या में मानना है उसका 5 गुना करना है, यानी कि 5 गुना कर सकते हैं, फिर उसका वर्ग भी करना है। ठीक है, उसका वर्ग का 2 गुना, 2 गुने से 3 कम है, यानी कि जो 5 गुना बताया ना वो 5 गुना उसके वर्ग से के 2 गुने से 3 कम है, यानी कि उसके वर्ग का अगर हम 2 गुना करते हैं, ठीक है, उस 2 गुने से उस 5 गुने वाले को अगर हम घटाते हैं तो वो 3 के बराबर निकलेगा। ठीक है, तो इसको मैं करके देखता हूँ। ठीक है, 3 नंबर है, एक धनात्मक पूर्ण संख्या बोला है तो हम मान सकते हैं एक धनात्मक पूर्ण संख्या, एक धनात्मक पूर्ण संख्या यहाँ पर माना लिखना चाहिए। ठीक है, माना धनात्मक पूर्ण संख्या बराबर x है। ठीक है, x है, जैसा यहाँ सवाल में वैसा ही। फिर उस संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम, इसे हम डायरेक्ट प्रश्नानुसार कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्नानुसार कर सकते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले जो भी पूर्ण संख्या है उसका 5 गुना, पूर्ण संख्या x है उसका 5 गुना। ठीक है, 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, यानी कि उसका जो वर्ग का 2 गुना है वो ज़्यादा है तो हम उसको उधर लिखेंगे उसका, यानी कि जो भी धनात्मक पूर्ण संख्या है उसका x का वर्ग बोला, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, वर्ग बोलेगा तो स्क्वायर ही होगा, उसके वर्ग का 2 गुना, तो इस वर्ग का 2 गुना। ठीक है, 2 गुना, 2 गुने से ये जो पूर्ण संख्या का 5 गुना है, ये यहाँ पे जैसे लिखा है पूर्ण संख्या का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से, यानी कि उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम, यानी कि 3 कम है, यानी कि इन्हें माइनस करेंगे तो वो 3 के बराबर निकलेगा। हमने पहले ही बताया था कि अगर कम बोला जाता है तो माइनस किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप 3 को यहाँ भी लिखते हैं ना तो भी 5x उधर चला जाता, यानी कि 3 कम है तो 3 कम करेंगे तो 5x के बराबर ही निकलेगा वो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा समाधान हो गया, ये हमारा समीकरण बन चुका है। ठीक है, तो हम इसको समाधान कर सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर में है, यानी कि ये तो हमारा द्विघात समीकरण बन गया, 2x² - 5x, जैसा ही वैसे ही। ये जो +3 है बराबर के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, -3 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको समाधान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -3 है और यहाँ +2 है, इन्हें पहले आपस में गुना किया जाता है, 3 और 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6। फिर यहाँ माइनस है, तो हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 6 आए, लेकिन माइनस होने के कारण वो माइनस यानी घटा कर वो 5 के बराबर आए। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ एक ही जोड़ी संख्या है, वो है 6 एकम 6, यानी कि 6 और 1 को गुना करेंगे 6 होगा और उनको घटाएंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो समाधान तो मिल ही चुका है, 2x² माइनस यहाँ पे 6 - 1। देखिए 6 से 1 घटाएंगे 5 होता है, और 6 और 1 गुना करेंगे 6 एकम 6 होता है। ठीक है, तो वो 2 3 6 इसके गुना के बराबर ही हुआ ना। फिर x ये साइड में लिखेंगे -3 बराबर 0।
फिर इसके आगे का तो पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट समाधान कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस ये 1 और x 1x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। इसमें से कॉमन लिया 2 और x दोनों कॉमन जाएगा, 2x 1x बचेगा, x स्क्वायर, और ये देखिए 2 3 6 1x कॉमन चला गया, इसलिए यहाँ पर केवल 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है इसलिए 1 आएगा, और यहाँ पे x माइनस 3 1 कॉमन होने पर जो भीतर रहता है वही बचता है, ठीक है, बराबर 0। उसके बाद यहाँ पे ये और ये कॉमन है तो उसको एक लिखेंगे x माइनस 3 और बचा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। उसके बाद हाँ ये दो खंड हो गया तो हम इसको दो खंड कर सकते हैं, x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ओ 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद हमें x का मान निकालना है तो माइनस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3, और इसमें से 2x और हाँ प्लस 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। x का मान निकालना है तो -1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कहा है धनात्मक संख्या, क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे तो धनात्मक संख्या सिर्फ ये है, ये नहीं है, इसीलिए धनात्मक संख्या बराबर धनात्मक संख्या बराबर 3 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है ये 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दो स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है, दूरी निकालनी है, मतलब दूरी है हमारे पास 200 किलोमीटर। अब मान लीजिए जो दूरी बोल रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक दूरी है 200 किलोमीटर है, ठीक है, 200 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रास्ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्थान तक एक मोटर गाड़ी से जाने में, यानी कि मोटर गाड़ी से जाने में जितना समय लगता है, ठीक है, जितना समय लगता है, यहाँ पे कितना समय वो बताया ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही जितना समय लगता है जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। यानी कि मोटर गाड़ी से जितना समय लगता है जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम समय लगता है। आपको इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक मोटर गाड़ी से जाने में जितना भी समय लगता है जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम समय। देखिए यहाँ पे कहा है जीप गाड़ी से जाने में उसकी अपेक्षा, यानी कि किसकी अपेक्षा, पहला मोटर गाड़ी की अपेक्षा है ना, उसकी अपेक्षा 2 घंटा कम समय लगता है, यानी कि जीप गाड़ी से जाने में 2 घंटा कम समय लगता है। अब मान लीजिए सपोज की बात, मान लीजिए मोटर गाड़ी से जाने में 8 घंटा टाइम लगता है, ठीक है, तो जीप गाड़ी से जाने में 2 घंटा कम, यानी कि 6 घंटा टाइम लगेगा, ठीक है। यानी कि जीप गाड़ी के जाने का समय निकालना हो तो मोटर गाड़ी का जो भी समय होगा उसमें से 2 घंटा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी है मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग, देखिए मोटर गाड़ी की अपेक्षा जीप गाड़ी का वेग यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, देखिए क्योंकि जीप गाड़ी को कम समय लगता है तो जाहिर सी बात है उसका वेग ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ वही बात बोली है, मोटर गाड़ी की अपेक्षा, यानी कि मोटर गाड़ी से जीप गाड़ी का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। जीप गाड़ी का वेग, देखिए इसमें जीप गाड़ी का वेग है क्योंकि वो जल्दी पहुँचता है ना, यानी कि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखिए ये उसका वेग नहीं है, ये बताया है कि वो जीप से कितना ज़्यादा स्पीड जाता है, ठीक है। ये जीप गाड़ी का वेग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जीप गाड़ी का वेग मोटर गाड़ी से कितना स्पीड ज़्यादा है या कितना वेग ज़्यादा है वो बताया है, ठीक है। तो अगर हमें जीप गाड़ी का वेग निकालना है तो मोटर गाड़ी का वेग चाहे जो भी हो, ठीक है, चाहे जो भी हो उसमें से हम 5 जोड़ेंगे तभी उस जीप गाड़ी का असल वेग होगा, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, ना समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को रिप्ले करके देखिए, ठीक है। तो हमें मोटर गाड़ी का वेग कितना है, देखिए केवल हमें मोटर गाड़ी का वेग निकालना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें केवल मोटर गाड़ी का वेग मानना पड़ेगा क्योंकि वही निकालना है। और जब हम इसको वेग मानेंगे, ठीक है, अगर हम मोटर गाड़ी का वेग मानेंगे तो जीप गाड़ी का वेग भी निकल जाएगा क्योंकि जीप गाड़ी का वेग उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा है तो निकल जाएगा, ठीक है। दोनों का वेग निकाल कर 200 किलोमीटर टोटल दूरी है ना, 200 किलोमीटर जाने में दोनों को कितना समय लगता है वो निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 घंटे का अंतर है समय में, है ना, उनके समय में 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए हमें दोनों जीप और गाड़ी का, या जो जीप और मोटर का, ये मोटर और जीप का
समय निकालना पड़ेगा और दोनों के बीच का अंतर निकाल कर 2 घंटे के बराबर बनाना पड़ेगा। तो शुरू करें। यहाँ जो भी कहा गया है उसके हिसाब से तो हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, यानी क्या मानना है। यहाँ पे मोटर गाड़ी का वेग कितना है वही, हाँ, तो सवाल के हिसाब से यहाँ पे मोटर गाड़ी का वेग निकालना है तो हमें उसी को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोटर गाड़ी वेग, मोटर गाड़ी का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जीप की गाड़ी का जो वेग है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है तो हम उसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा। ठीक है, जीप गाड़ी का वेग x+5, क्योंकि वो जो भी मोटर का वेग है उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा जाता है जीप गाड़ी, इसलिए वो 5 उसमें प्लस हो जाएगा। x+5 किलोमीटर प्रति घंटा ये जीप गाड़ी का वेग है। ठीक है, यानी कि ये जो मोटर का वेग है वो 1 घंटे में x किलोमीटर जाता है और ये 1 घंटे में x+5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, जीप गाड़ी 1 घंटा में x+5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, लेकिन टोटल दूरी तो 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो 200 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमें समय निकालना है तो एक नियम के हिसाब से हमें समय वाले पार्ट को उधर लिखना पड़ेगा, है ना। मोटर गाड़ी को 1 किलोमीटर जाने में समय ये निकालना है। तो 1 किलोमीटर जाने में समय तो दिया गया है, वो है 1 घंटा, यानी कि प्रति घंटा है ना, 1 घंटा। तो हमें एक नियम के हिसाब से सबसे पहले, ठीक है, 1 किलोमीटर जाने में समय निकालना पड़ेगा। मोटर गाड़ी मोटर गाड़ी को 1 किलोमीटर जाने में समय, ठीक है, 1 किलोमीटर का निकालना हो तो हमें पता है क्या करते हैं, ये नीचे आ जाता है इतना घंटा। ठीक है, इतना घंटा। लेकिन वही मोटर गाड़ी को टोटल 200 किलोमीटर जाना है ना, 200 किलोमीटर जाने में समय बराबर। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा निकालना हो तो गुना किया जाता है, यानी कि 200/x, क्योंकि यहाँ 1 से 200 गुना करेंगे तो 200 ही होगा ना, 200/x डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, 200 किलोमीटर जाने में समय इतना घंटा हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने मोटर का निकाला था लेकिन ये अब जीप का है। ठीक है, जीप गाड़ी x+5 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में, तो वही जीप गाड़ी 1 किलोमीटर जाता है। 1 का मान निकालना हो तो ये 1 ऊपर ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, x+5 इतना घंटा। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको भी 200 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 200 किलोमीटर 1 से गुना हो जाएगा, 200 एकम 200/x+5 इतना घंटा। ठीक है, तो ये जीप गाड़ी का समय है और इसके पहले जो निकाला था वो मोटर गाड़ी का समय था। ठीक है, क्योंकि मोटर गाड़ी को ज़्यादा समय लगता है, यानी कि उसका समय ज़्यादा है, इसका समय कम है, तो इसका समय ये 2 घंटा कम है। ठीक है, तो उसको मोटर गाड़ी के समय को और जीप गाड़ी के समय को माइनस करेंगे तो 2 घंटे का अंतर होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद मोटर गाड़ी को जाने का समय है 200/x। ठीक है, माइनस जीप गाड़ी का जाने का समय है 200/x+5। ठीक है, ये इसका समय है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर 2 घंटे का है। ठीक है, सवाल के हिसाब से यही है, तो ये हमारा समीकरण बन चुका है। ठीक है, इसको हम भिन्नों का जोड़ कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। ये x और x+5 जो भी है इसका लसा तो x × x+5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये x कट जाएगा, बचेगा x+5, तो 200 से गुना हो जाएगा, 200 गुना x+5। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है, x+5 कट जाएगा, बचेगा x, यानी कि ये 200 x से गुना हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता है इसे गुना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो गुना किए देते हैं, ये 200x हो जाएगा, प्लस ये 200 और +5 ये गुना होगा तो ये 5 10 1000 हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 5 दूना 10, हाँ ठीक है, तो 225 1000 ही होता है। फिर माइनस 200x ये जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो किसी का जोड़ घटाव नहीं हो रहा है या गुना नहीं हो रहा है। फिर नीचे जो भी है हम इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है, ये x कर प्लस और 5 और x गुना होगा 5x, और यहाँ कुछ नहीं बचा, बराबर 2। ठीक है,
यहाँ पे 200x और 200x, ये माइनस में ये प्लस में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 इसके साथ गुना होगा, 2 और x, 2x² प्लस, वैसे हम गुना ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, गुना किए देते हैं, 2 × 5 = 10, 10x और ठीक है, ये 1000 जो है ये क्योंकि नीचे है तो ऊपर वाले से गुना करने के साथ गुना हो गया, लेकिन नीचे के बजाय हमने इसे ऊपर कर दिया। उसी तरह से ये 1000 जो है इसके नीचे 1 है, उसके साथ गुना करके नीचे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने इसको ऊपर किया है तो वो भी ऊपर में ही लिखेंगे 1000, ठीक है। उसके बाद ये 2x² है प्लस 10x है, वो जो 1000 है बराबर के इधर लाएंगे, ठीक है, इधर लाएंगे तो -1000 हो जाएगा, बराबर उधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x² प्लस ये 2 × 5 = 10 x माइनस, अब 1000 से 2 कॉमन लिया तो यह 500 बचेगा, ठीक है, तो 500 बराबर 0, ठीक है। जो बच गया हमारा x² प्लस 5x माइनस 500, ठीक है। 2 तो इंटू में है तो बराबर के उधर 0 के नीचे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। जो बचा हमारा x², अच्छा इसका हम गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इनका गुणनखंड करेंगे तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 500 तो हो लेकिन घटाकर 5 आए। ऐसा सिर्फ एक ही जोड़ी संख्या है, वो है x² प्लस, रुको, वो है हमारा 25 माइनस 20, ठीक है। अगर इनको माइनस करेंगे 25 माइनस 20 को तो इनको घटाकर 5 आएगा, लेकिन इन्हीं को गुना करके वो 500 के बराबर होगा। देखिए 25 शून्य शून्य, 25 दूना 50 हुआ ना, फिर x माइनस 500 बराबर इधर 2 से शून्य भाग होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे, x² प्लस 25 और x, 25x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20x, फिर माइनस 500 बराबर 0। फिर इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें, ठीक है, इसमें से x कॉमन है, x प्लस इसमें से x कॉमन चलेगा, बचा 25, ठीक है, 25 बचेगा 25। फिर यहाँ माइनस है, इन दोनों में 20 कॉमन है, ठीक है, माइनस 20 कॉमन है तो x बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन 20 कॉमन है। अभी हमने देखा था 25 और 20 को गुना करके 500 होता है, यानी कि अगर 20 कॉमन लिया है तो यहाँ पे सिर्फ 25 बचेगा, ठीक है, 25 बराबर उधर 0, ठीक है। ये और ये कॉमन है तो एक तो लिखना पड़ेगा x + 25 और बचा हमारा x - 20, x - 20, ठीक है, सॉरी 20 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हमें 2 खंड करना पड़ेगा, तो ये 2 खंड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको x का मान निकालना है, ठीक है, प्लस 25 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा -25, यहाँ पर x -20 बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा +20, ठीक है। पॉजिटिव में ये है तो हमारा असल आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है मोटर गाड़ी का वेग, ठीक है, मोटर गाड़ी का वेग तो वही लिखेंगे। तो मोटर गाड़ी का वेग हमने माना था x, यानी कि वो हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो गया उसका आंसर। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है।